नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। माता पिता बनने की चाहत हर दंपति की होती है, पर शादी के बाद जब संतान नहीं होती तो कई बार डिप्रेशन जैसे भी हालात बन जाते हैं। पर अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनफर्टिलिटी से काफी हद तक निजात पाया जा सका है। इससे जुड़ी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वक्त आप हमें सीधे कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो रायपुर का कोड लिख लीजिए 0771। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से आइडियल फर्टिलिटी टेस्ट बेबी एवं जेनेटिक सेंटर के एक्सपर्ट डॉक्टर दीपांकर बनर्जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सब दर्शकों को। थैंक यू ज्योति जी फॉर कॉलिंग। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ प्लान किया है इस एक साल में? क्या कुछ नया रिसर्च या नई कोई केस स्टडी जिस पर आप फोकस करेंगे आने वाले साल में? देखिए, हम बेसिकली जो इस साल में हमारा एक प्लेज है कि जो एक बैंकिंग की जो सुविधा है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड है यंग गर्ल्स का, जो कि कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है, जो अभी मैरिज नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू मैरी लेटर ऑन, पर उनके एग्स वो यदि 28, 30 या 32 साल तक अपने एग को यदि फ्रीज करा दें और फिर यदि वो अपने कैरियर पे ध्यान दें, और यदि लेट मैरिज करते हैं या लेट प्रेगनेंसी स्टार्ट करने का, फैमिली स्टार्ट करने का प्लान करते हैं, तो इवन दो उस समय उनका यदि अंडों का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों यदि कम भी हो जाए तो भी उनको किसी दूसरी महिला से अंडे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद के अंडे से खुद की ही जेनेटिक बच्चे की खुद जेनेटिक मदर बनेगी। ये एक हमारा प्लान है इसको इम्प्रूव कराने का। और दूसरा, जो ब्लास्टोसिस तकनीक से हम लोग जो आईवीएफ कर रहे हैं उसको और बेटर वे ले जाने और उसकी फ्रीजिंग को और इम्प्रूव करने का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरह की सुविधा जो है एक बैंकिंग की, वो कहाँ कहाँ पर है और आपको लगता है कि इसको और ज्यादा विस्तारित करने की जरूरत है? देखिए, ये चीजें जो हम कर रहे हैं ये इंडिया में अभी फ्रैंकली मुझे शायद 1-2 जगह या 3 जगह पर ही होगी, क्योंकि जो मेरे नॉलेज में है वो बहुत अभी भी शैशवावस्था में है ये टेक्निक, पर ये टेक्निक स्थापित हो चुकी है और ट्रीटमेंट के रूप में यूज हो रही है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। दूसरी बात, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं इस वर्ष में करना चाहता हूँ वो ये कि जो प्रसव पूर्व बच्चे की बीमारी का जो निदान है वो जितना जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी की आरंभिक अवस्था में पहले या 2 महीने में हो जाए, वो एक फीटल मेडिसिन में टेक्निक डेवलप करने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि प्रसव पूर्व जो बीमारियां होती हैं बच्चों को, उनमें कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिनका निदान संभव होगा प्रेगनेंसी के ही दौरान? सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं अपने पेशेंट, अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस में देखता हूँ, थैलेसीमिया। एक पहला बच्चा थैलेसीमिया का ग्रसित है और दूसरी वो प्रेगनेंसी लेके आती है कि इस बच्चे को भी थैलेसीमिया होगा कि नहीं। कोई सिकल सेल लेके आता है। अभी जो मैं पेशेंट देख रहा हूँ उसकी उम्र ज्यादा है, वो उसके बच्चे में अल्ट्रासाउंड में बच्चे का लोअर लिम्ब जो है वो टेढ़ा है और 37 इयर्स की एज है। उसमें एक मानसिक विकलांगता होने की एक संभावना ज्यादा रहती है। उन चीजों को देखने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं प्रसव पूर्व, वो 3-4 महीने में हम जांच कर सकते हैं। यदि वो नॉर्मल निकलता है तो हम उसको आश्वस्त कर सकते हैं कि आपका बच्चा भले ही पैर में थोड़ा डिफेक्ट है, पर वो बच्चा मानसिक रूप से या अन्य रूप से विकलांग नहीं होगा या खराब नहीं होगा। तो उसको टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 37-38 ईयर्स में जो पहली प्रेगनेंसी इतनी प्रीशियस और इतनी मूल्यवान है, उसको कुछ भी हैंडल करने के पहले मुझे वो आश्वस्त करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही मेरे पास में अभी एक केस है हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया मतलब जब चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग अंदर ही इतनी ज्यादा होती है कि जॉइंट्स, और छोटे बच्चा खेल भी नहीं पाता है ज्यादा, उसको थोड़े से ही चोट से उसको अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगती है और घुटने और सब जितने जॉइंट्स हैं वो सूज जाते हैं। बहुत पेनफुल स्थिति होती है। ये भी आनुवांशिक होता है। दूसरे बच्चे में होगा कि नहीं होगा, कपल उसको लेके बड़ी टेंशन में रहता है। इन चीजों को जो रोकने का एक टेक्निक होना चाहिए, ताकि जो फैमिली है उसके ऊपर वो विपत्ति तो बीती रही है, जो बच्चा ये आनुवांशिक रोग लेके पैदा हो गया, उसको आप ट्रीटमेंट दे सकते पर उसको ठीक नहीं कर सकते। पर डेफिनेटली यदि बीमारी के बारे में पूरा डिटेल पता हो तो उस बीमारी के जीन का आरंभिक अवस्था में प्रेगनेंसी के हम पता लगा सकते हैं। जी, आरबी यादव जुड़ चुके हैं झांसी से। जी यादव जी, स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए। जी नमस्ते मैम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ, आप सवाल करिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ बोलिए। नमस्कार।
और सर मेरा वाइफ का सर प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है सर। 5 ईयर मेरे साथ मैरिज को हो गया सर। हाँ, और मैं जैसे टेस्टिंग बेबी में दिखा रहा हूँ मैम। क्या प्रॉब्लम बताएं? डॉक्टर ने कुछ कहा, आपको सजेस्ट किया? जी मैम, पहले तो काफी दिन से तो कुछ बता नहीं रहे थे। अभी जैसे अल्ट्रासाउंड कराए तो राइट साइड में जो है वो अन्नव बन रहा है मैम। और एक एक्सरे कराया जो ट्यूब होती है, तो उसका राइट साइड का ट्यूब दिख रहा है, एक साइड का ट्यूब ब्लॉक बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप समझ पाए इनकी समस्या, सुन पाए? यस, ठीक मैं समझ गया हूँ। ये जो पेशेंट का सबसे पहली बात तो ये है कि पेशेंट को बहुत सालों बाद समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है। अभी भी शायद इनको ये पक्का नहीं है कि एग्जैक्ट वजह क्या है प्रेगनेंसी नहीं होने का। और ये जो एक तरफ के अंडे में सिस्ट है और एक तरफ का ट्यूब ब्लॉक है, ये भी एक बड़ी धुंधली सी स्थिति इनके सामने रहती है, तो ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, उसका कारण खोजना, और यदि वो कारण है उसको दूर करना या फिर आईवीएफ करना। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और यदि ये नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपनी वाइफ को लेके पेपर्स लेके मिलने आ सकते हैं। जी, सीमा जुड़ चुकी है हमारे साथ चांपा से। सीमा, स्वागत है आपका, सवाल कर सकती हैं आप। सीमा, आप सुन रही हैं मुझे तो सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, बोले। मैम हाँ जी मैम, बोलिए। सर मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। और पहले बार मेरे को एक टॉपिक हुआ था तो राइट साइड का ट्यूब निकाल दिया टॉपिक में। उसके बाद फिर अभी बच्चा नहीं है और 10 साल हो गया। नबी बता रहे हैं कि पेट में इंडोमेट्रिक्स है करके। अच्छा, उम्र बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 36 है। डॉक्टर साहब, और जब भी मेरा ब्लीडिंग होता है तो मैं समझ गया हूँ। नॉन स्टॉप चलते रहता है। इनके साथ बड़ी समस्या है। क्या है कि जो पहली एक्टोपिक एक तरफ हो चुकी, एक तरफ का ट्यूब में जो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद 5 दिन में बच्चेदानी में वो भ्रूण को भेजा जाता है। इस भेजने के दौरान यदि इस ट्यूब में कोई खराबी हो तो भ्रूण वहां फंस जाता है। बच्चेदानी तो बच्चे के साथ बढ़ती है पर ट्यूब बच्चे के साथ नहीं बढ़ती और फट जाती है, या फिर उसको ब्लीडिंग होती है, तो हम ऑपरेशन करके ट्यूब निकाल देते हैं। अब इन दोनों ट्यूब में जो बेहतर ट्यूब थी उसने काम करने का प्रयास किया और असफल रही और निकाल दी गई। तो डेफिनेटली जो दूसरी ट्यूब है वो इससे तो खराब है, तो उससे प्रेगनेंसी होना मुश्किल है। ऐसे केसेस में यदि वो प्रेगनेंसी करना चाहे तो ये जो दोनों बीज का मिलन ये होना चाहिए। जो भीतर नहीं हो पा रहा, तब इसका आईवीएफ कर लेना जितना जल्दी हो सके जरूरी है। 36 साल की उम्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडाशय में अंडों की संख्या और क्वालिटी का गिरावट होती है। तो फसल तो तब होगी जब जमीन भी अच्छी हो और बीज भी अच्छा हो। अब बीज की क्वालिटी यदि खराब हुई तो सफलता की संभावना भी घटने लगती है। अभी जितना है उसी में यदि कर लें तो प्रेगनेंसी होने की संभावना फिर भी है। अतः जितना जल्दी हो सके आईवीएफ का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल। अजय शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ डोंगरगढ़ से। अजय, स्वागत है आपका, पूछें सवाल। आप मुझे सुन रहे हैं अजय? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे 2 बच्चों के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि प्रसव पूर्व ही कुछ ऐसी जांच होती है जिसमें पता चल जाता है, बावजूद उसके हम ये देखते हैं कि पहला बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, नॉर्मल है, लेकिन जब दूसरे बच्चे की बात आती है तो कई बार ये देखते हैं कि मानसिक विकलांगता या आंशिक विकलांगता इस तरीके की स्थिति होती है। ऐसा क्यों होता है? जब एक बच्चा सामान्य होता है तो दूसरा असामान्य कैसे होता है? ज्योति जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार एक सिक्का उछालने से हेड्स आ गए तो अगली बार हेड्स नहीं आएगा। अगली बार हेड्स भी आ सकते, टेल्स भी आ सकते। इसलिए प्रत्येक प्रेगनेंसी एक नया मौका है और हर मौके में उतनी ही तकलीफ होने का अंदेशा होता है जो पहले में था। अतः आपको हर प्रेगनेंसी में उतना ही विजिलेंट और उतना ही आपको देखभाल करनी पड़ती है जो पहले में देखी। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से यदि पहला बच्चा ठीक है बहुत अच्छी बात है, पर यदि सेकेंड प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे नेक्स्ट बच्चे को डाउन सिंड्रोम या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मैं हर प्रेग्नेंट लेडी को बोलता हूं कि हर प्रेगनेंसी में आपकी हर प्रेगनेंसी को एक नई प्रेगनेंसी की तरह ही देखना चाहिए। कई लोग उसमें इतने ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं कि बोलते हैं पहले तो सब ठीक था, अचानक अब कैसे होगा, ये हमारी फैमिली में कभी नहीं था। यही चीज मैं प्रतिपादित करना चाहता हूं फीटल मेडिसिन के थ्रू कि हर प्रेगनेंसी में हर बच्चा इंपॉर्टेंट है और उसकी लाइफ जब वो अपना जिएगा इंडिपेंडेंट तो उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। यदि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक धब्बा होता है समाज के लिए, परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए।
तो क्यों ना हम अपने इस नॉलेज को इस्तेमाल करके प्रत्येक प्रेगनेंसी में एक स्वस्थ शिशु को लाने में मदद करें। हम स्वस्थ शिशु बना नहीं सकते, पर कोशिश तो कर सकते कि अच्छा बच्चा आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही कोशिश है कि इनफर्टिलिटी से जुड़ी तमाम जागरूकता आपके जरिए हम देने की कोशिश करते हैं। कुछ और भी अहम पहलू हैं जिस पर हम चर्चा आपसे विस्तार से करेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अरविंद यादव जुड़ चुके हैं मथुरा से। अरविंद, स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए। मैम नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार, बोलें। मैम मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैम। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बोलिए, जवाब देंगे। बोलिए, सुन रहा हूँ। सर नमस्कार सर। सर मेरा शादी को जो है सर 5 साल हो गया है जी। मेरी एज जो है मैम 26 है, मेरी वाइफ की एज 22 है। हाँ। और मेरा मैसेज का सर जो पीरियड मीड है वो सब पहला मेरा जो है मिसिंग हो गया था सर। कितने महीने की मिसिंग हुई पहले? जी मैम। कितने महीने का बच्चा वो हुआ मिसकैरेज? 2 महीने का कंप्लीट होने वाले थे मैम। 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था पूरा। कारण बताया डॉक्टरों ने क्यों ऐसा हुआ? जी मैम, डॉक्टर ने कारण बताया था, बोले कुछ भारी चीज या सामान ऐसे उठाने से कुछ हुआ था। उसके बाद से फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई? उसके बाद मैम प्रेगनेंसी नहीं हुई। अभी 5 साल हो गया मेरा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने किया ना ज्योति जी कि क्यों बताया कि नहीं, वो बताना इन लोगों के लिए मुश्किल होता है कई बार। और ये जो बता देते हैं कि भारी सामान उठाया और इसके कारण हो गया, ये सब बेकार की बातें। इसलिए नहीं होता है। वो प्रेगनेंसी में जो बच्चे का क्वालिटी था वो जेनेटिकली खराब था, इसलिए कुदरत उसको रोक देती, उसको लेके बहुत टेंशन नहीं करते। दूसरी बात, यदि वो प्रेग्नेंट वास्तव में हुई थी तो उसका प्रमाण रखना चाहिए। यदि सोनोग्राफी हुई थी उसको फेंकना नहीं है। नंबर 3, यदि वास्तव में प्रेग्नेंट हुई थी तो ये काम पहले हुआ था अंदर, अब दोबारा नहीं हो रहा। यदि दोबारा नहीं हो रहा तो जहां होता है वहां गड़बड़ है। वो कहाँ होता है? बच्चेदानी की नलियों में। इसलिए गड़बड़ कहाँ होती है? बच्चेदानी की नलियों में। आप केवल एक HSG टेस्ट कराइए। सबसे पहले नलियों की स्थिति देखिए। यदि नली खुली होंगी तो HSG के टेक्निक से ही कई बार काम हो जाता है। यदि ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है तो उसका उचित उपाय करना चाहिए ताकि ठीक इलाज मिल सके। प्रभा जुड़ चुकी हैं दुर्ग से। प्रभा, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे एक बेबी है, मेरी एक भाभी है, उनके बारे में पूछ रही हूँ। एक बेबी है उनकी पहले से, उनके बाद पता चला कि उनको शुगर हो गया है, तो उनको दूसरी बेबी चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? कोशिश कर रहे हैं पर उनका अभी प्रेगनेंसी हो नहीं रही है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। यदि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही और वो शुगर की पेशेंट है, डायबिटीज यदि है, तो बेहतर ये होगा डायबिटीज की पेशेंट को प्रेग्नेंट होने के पहले अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना। यदि उनकी दवाई से कंट्रोल नहीं होती तो इंसुलिन से कंट्रोल करना। और जब एक HbA1c करके एक टेस्ट होता है, वो यदि नॉर्मल आता है तब प्रेगनेंसी का ट्राई करना। क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत में यदि ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहा तो बच्चे में बहुत सारी गड़बड़ियां आने की संभावना रहती है। माँ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। यदि डायबिटीज है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर डायबिटीज को इंसुलिन के द्वारा ही कंट्रोल करके यदि प्रेग्नेंट होते हैं तो वो प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत हितकारी होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी से मिलता जुलता एक सवाल मैं आपसे करूं कि ये तो डायबिटीज के बारे में आपने बताया, क्या किसी महिला को कोई ऐसी बीमारी हो जो उसे गर्भधारण करने से रोकती है या उसे गर्भधारण नहीं करना चाहिए ताकि उसके बच्चे को कोई नुकसान न हो? क्या इसमें सच्चाई है या ये मिथ है? नहीं, बहुत सारी कंडीशंस है। जैसे हार्ट डिजीज है बहुत जबरदस्त, जिसमें कि वो घर में बगैर मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में घर का काम करने में ही थक जाती है और हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट को एक दोबारा लोड देना प्रेगनेंसी का वो ठीक नहीं है। ऐसे ही डायबिटीज के कई पेशेंट जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं थी और किडनी की बीमारी है, आंखों में रेटिनोपैथी है, इनको प्रेग्नेंट नहीं होने देना चाहिए क्योंकि ये और बढ़ा देगी उस चीजों को। पर ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी, अब जो मेडिकल साइंस है उसमें बहुत सारी चीजें करके इवन किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी जगह पे अब पहले रोका जाता था जब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे। अब कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के केयर उपलब्ध है। प्रॉब्लम यह है कि जितने ज्यादा प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी होगी उतना खर्च ज्यादा होगा।
तो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आप अस्पतालों का खर्च वहन करने में समर्थ हो कि नहीं। क्योंकि यदि एक पेशेंट यदि प्रेग्नेंट होती है और उसको हार्ट का प्रॉब्लम या लंग्स का कोई प्रॉब्लम जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ती है और आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो बहुत महंगा पड़ता है कई बार। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ, अलबन है रायपुर से। जी स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। अलबन आप सुन रहे हैं मुझे? सवाल करिए। अलबन सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ सवाल करिए आप। हाँ बोलिए मैम। हम लोग का शादी 10 साल। जी मैम मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। हाँ मैम क्या है, हम लोग 2 हॉस्पिटल में साल भर इलाज कराए मैम, तो उसमें पूरा नॉर्मल आता है मैम। क्या आता है? जब नॉर्मल अच्छा नॉर्मल आती है रिपोर्ट। हाँ जी जी। तो नॉर्मल रिपोर्ट में भी मतलब अभी तक। अच्छा कितने साल हो गए? आप टीवी से ना सुने, आप ये बताइए शादी को कितने साल हो गए आपके? 10 साल हो गए। 10 साल हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर साहब आप समझ पाए इनकी समस्या शायद। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत ये जो नॉर्मल है, यदि तो नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं है, और यदि प्रेगनेंसी नहीं है तो सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। और यदि पेशेंट का हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है, उसका पीरियड रेगुलर आता है तो अंडा निकलता है, उसकी उम्र कम है और प्रेग्नेंट नहीं हो रही और साथ में रहते हैं, तो ये जो बीज का मिलन है ये नहीं हो रहा, ये होता है बच्चेदानी की नलियों में। कई बार ट्यूब का एक्सरे करके बता देते हैं कि ये नॉर्मल ट्यूब पेटेंट है और वो लिखा था नॉर्मल है, पर ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है इसको पैसेज देना ताकि अंडे और स्पर्म का मिलन हो सके, दूसरा इस भ्रूण को खाना देना, और तीसरा इस भ्रूण को यहां से यहां तक 5 दिन में पहुंचाना। इन तीनों चीज में यदि कोई भी एक फंक्शन खराब होता है तो ये मिलन नहीं होता बीज का, इवन दो बावजूद इसके कि ये ट्यूब खुली हुई है। तो बेजान ट्यूब का खुले रहने का कोई मतलब नहीं है। यदि ट्यूब खुला है और सब नॉर्मल है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आईवीएफ कराना चाहिए, ताकि ये जो मिलन है ये हम शरीर के बाहर करके बच्चेदानी में वापस बिठा सके, ताकि वो अपने बीज से एक अपना बच्चा पा सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कई कंडीशन में हम ये देखते हैं, ज्यादातर जब हम आपसे बातचीत करते हैं या कॉलर्स के जब कॉल आते हैं, एक पहला बच्चा उनका बिल्कुल सामान्य हुआ, उनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी और स्वस्थ डिलीवरी भी उनकी हो गई बच्चे की। बावजूद उसके जब दूसरे बच्चे की बात आती है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। तो क्या एक बार नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के बाद भी महिला को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? मोस्टली जो प्रेगनेंसी होती है वो इधर से होके बढ़ा, पनपा और एक बच्चा हुआ, ये एक हो गया। दोबारा यदि नहीं हो रहा तो ये बीज का मिलन नहीं हो रहा। ये एक सिंपल फंडा है, इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है। अब ये क्यों गड़बड़ हुआ इधर, उसके 2-3 रीजन होते हैं। यदि अधिकतर यदि सीजर हुआ, पेट खुला, या फिर किसी तरह की डीएनसी वगैरह इनने कराई, तो ट्यूब में डैमेज होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। नंबर 2, जो रेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मैं ये कहना चाहता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से, उस समय की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है महिलाओं की। यदि वो हाइजीनिक जो सैनिटरी नैपकिन या कपड़ा जो भी लेते हैं, वो यदि अच्छी क्वालिटी या कम से कम साफ उबाली हुई क्वालिटी वाली हाइजीन यदि यूज नहीं करते हैं, तो ये योनि से इन्फेक्शन जाके ट्यूब को खराब करता है और ये बहुत कॉमन है। इसका यदि वो ध्यान देते हैं तो सेकेंड प्रेगनेंसी होने में चांसेस उतने खराब नहीं रहते, जितना ट्यूब यदि खराब हो गई तो फिर बड़ी झंझट होती है। बिल्कुल। तो बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपके जरिए हम अपने दर्शकों को देते हैं, ताकि इनफर्टिलिटी को वो एक समस्या ना समझें, बिल्कुल एक बीमारी के तौर पर न देखें। सामान्य इसको उपचार के जरिए भी काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।